हेलो, आज हम बायोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक एंजाइम पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो आज बढ़ते हैं अगले जैव प्रेरक एंजाइम की ओर। तो देखिए, एंजाइम होता है वो प्राकृतिक सरल व संयुक्त प्रोटीन होता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं प्राकृतिक सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव रासायनिक अभिक्रिया मतलब हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि होती हैं, उनको हम बोलते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनको अपन बोलते हैं एंजाइम कहते हैं। तो प्राकृतिक सरल व संयुक्त प्रोटीन जो जैव रासायनिक क्रिया में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करेंगी क्या कहलाएंगी? एंजाइम कहलाएंगी। अब देखिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ये अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करेंगे मतलब है अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। तो एंजाइम देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? तो सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था जाइमेज, और इस जाइमेज एंजाइम को खोजा गया था ईस्ट या खमीर के अंदर। सबसे पहले जाइमेज एंजाइम को खोजा गया था किसमें? ईस्ट या खमीर के अंदर। इसी कारण से इन पदार्थों को क्या बोल दिया था? एंजाइम बोल दिया था। और एंजाइम का अर्थ होता है इनजाइमेज। IN का मतलब इन, और जाइमेज यानी ईस्ट या खमीर। तो ईस्ट या खमीर के अंदर बनने की कहानी का नाम रख दिया था एंजाइम। अब तक अपन को कितने एंजाइम ज्ञात है? तो अब तक अपन को ज्ञात है 3000 एंजाइम अब तक खोजे जा चुके हैं। और इसमें से इन 3000 एंजाइम में से 300 एंजाइम्स का व्यापारिक रूप से उत्पादन भी किया जा रहा है। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्राकृतिक सरल संयुक्त प्रोटीन जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम का वर्गीकरण व नामकरण। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एंजाइम का वर्गीकरण। तो एंजाइम का वर्गीकरण किया है अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने, और अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग है इसने एंजाइमों को बांटा है 6 भागों में। तो अपन एक एक करके सभी भागों को पढ़ेंगे। तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं एंजाइम का वर्ग। पहले तो कितने वर्ग हैं एंजाइम के? 6 वर्ग हैं। और एक तरफ अपन लिख लेते हैं अभिक्रिया की प्रकृति, मतलब एंजाइम कौन सी अभिक्रिया पर कार्य करेंगे और वो किस प्रकार की होगी। तो अभिक्रिया की प्रकृति। तो सबसे पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो देखिए, इस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो यहाँ पर ऑक्सीडो मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्टेज मतलब है रिडक्शन। तो वे एंजाइम जो अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे और रिडक्शन भी करवाएंगे, उनको अपन बोलेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। तो जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन ये करेंगे।
ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी होता है अपचयन। तो ये क्या करेंगे, जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन। अगला वर्ग है ट्रांसफरेज। हम देखिए ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफ़र करना, तो वे एंजाइम जो कि जैविक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के मध्य समूह का ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे कि ये दो पदार्थ है, किसी अभिक्रिया में ये दो पदार्थ है AB और CD। अब इसमें समूह है AB के अंदर A और B, और CD के अंदर कौन सा समूह है, C और D। तो मान लीजिए इस B समूह का ट्रांसफ़र तो हो जाए C की जगह और C समूह का ट्रांसफ़र हो जाए B की जगह, तो क्या बन जाएगा AC प्लस BD। तो यहाँ पे समूह का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम होगा इसके अंदर, ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। तो इसमें अपन लिखेंगे कि ये दो पदार्थों के मध्य समूह का ट्रांसफ़र या फिर समूह का विनिमय करता है। अगला एंजाइम है, तो ये तो था ट्रांसफरेज एंजाइम, और आगे अपना अगला एंजाइम पढ़ेंगे हाइड्रोलेज। तो देखिए हाइड्रोलेजेज में हाइड्रो मतलब है जल, तो ये जल से संबंधित है, मतलब ये अभिक्रिया में क्या करता है, जल अपघटन करता है। जैसे कि ये AB कोई पदार्थ है और इसका अपन किससे अभिक्रिया करवा दें, जल से, तो जल इस पदार्थ को दो अलग अलग समूह में तोड़ देगा। तो कैसे तोड़ेगा, देखिए जल टूटता है H+ में और OH- में। तो ये H+ है वो किसी एक पदार्थ को साथ में लिख के उससे जुड़ जाएगा, और OH- किसी दूसरे को, तो AH प्लस BOH। तो इस AB को इस जल ने कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे ये कौन सी क्रियाएं कराते हैं, हाइड्रोलेजेज जल अपघटन से संबंधित क्रियाएं कराते हैं। अगर कहीं पे भी जल का अणु किसी पदार्थ के साथ क्रिया करते हुए दिख गया तो अपन क्या कहेंगे कि ये एक यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, हाइड्रोलेजेज एंजाइम होगा, और उसके कारण ये अभिक्रिया हो रही है। अगला जो अपना एंजाइम का वर्ग है वो है लाइसेज। और लाइसेज में देखिए कि किसी पदार्थ में से समूह हटते हैं, जैसे कि ये A और B, ये एक पदार्थ है। अब इसमें से A समूह अलग हो जाए और B समूह हो जाए अलग हो जाए, तो ये किसके कारण हो रहा है, लाइसेज एंजाइम के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे कोई जल का अणु भाग नहीं ले रहा अभिक्रिया में, तो ये जल अपघटन की क्रिया के बिना ही कोई भी पदार्थ अगर दो समूह में टूट जाता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, लाइसेज एंजाइम होगा। इसमें अपन लिखेंगे पदार्थ का समूह में हटना किसके द्वारा होगा, लाइसेज एंजाइम के द्वारा होगा। अगला पांचवा प्रकार है आइसोमरेज। देखिए आइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं ये किस एक पदार्थ को उसके आइसोमर या समावयवी में बदलते हैं, मतलब इनके अंदर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, समावयवीकरण से संबंधित अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए इसको किसके अंदर डालेंगे अपन, आइसोमेरेज समूह के अंदर डालेंगे। अगला जो छठा समूह है वो है लाइगेज। और जो लाइगेज समूह के एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, युग्मन करते हैं ATP के साथ। ATP के साथ ही क्या करेंगे, युग्मन अभिक्रियाएं करेंगे। तो ये थे एंजाइम के 6 समूह। पहला समूह था ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें कि जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। दूसरा ट्रांसफरेज, जिसमें दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय होता है। तीसरा हाइड्रोलेज, जिसमें जल अपघटन की क्रियाएं होती हैं। लाइसेज, जिसमें पदार्थ का समूह हटता है।
आइसोमरेज जिसमें समावयीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं, और छठा समूह अपना था लाइगेज जिसमें कि एटीपी के साथ युग्मन होता है। अगला है एंजाइम का नामकरण। तो देखिए एंजाइम का नामकरण करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, केवल हम क्या करते हैं, एंजाइम जिस सबस्ट्रेट्स पर क्रिया करता है उसके नाम के अंत में एज लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज लगा देते हैं। जैसे कि माल्टोज, अगर कोई एंजाइम माल्टोज पर क्रिया कर रहा है तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, माल्टोज हो गया, तो माल्टोज के नाम के अंत में क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, तो क्या एंजाइम बन जाएगा, माल्टेज एंजाइम बन जाएगा। ऐसे ही अगर कोई एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया कर रहा है तो न्यूक्लिएज, तो उस एंजाइम को क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियस एंजाइम कह देते हैं। तो इस प्रकार एंजाइम के नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। अब अपन देखते हैं एंजाइम के गुण। अगला अपना टॉपिक है एंजाइम के गुण या अभिलक्षण। तो देखिए पहला गुण, जो एंजाइम होते हैं ये रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। साथ ही ये जल में या खुद के विलयन में, लवणों में भी ये क्या होते हैं, घुलनशील या विलय होते हैं। तो जल में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में विलय। अगला गुण है, जो एंजाइम होते हैं इनका आणविक द्रव्यमान होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और आपको पता है जो प्रोटीन होती है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब उसमें 10,000 से भी अधिक द्रव्यमान के पेप्टाइड जुड़े हुए रहते हैं। तो इस कारण से एंजाइम भी क्या होंगे, एंजाइम का आणविक द्रव्यमान भी क्या होगा, बहुत अधिक होता है। अगला, जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं ये नेचर में। इनका एंजाइम एक निश्चित ताप व पीएच पर ही कार्य करते हैं, जिससे कि इनकी जो पीएच की परास होती है वो होती है 6 से 8, ही 6 से 8 तक के पीएच पर ही कार्य करते हैं। अगला गुण है एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। एक विशेष प्रकार का एंजाइम विशेष प्रकार की क्रिया करता है, जैसे कि माल्टेज एंजाइम है वो केवल माल्टोज पर ही क्रिया करेगा, अन्य किसी सबस्ट्रेट पर क्रिया नहीं करेगा। इसी कारण अपन बोलते हैं कि एंजाइम होते हैं वो अति विशिष्ट होते हैं। अगला है सूक्ष्म मात्रा या बहुत कम मात्रा। एंजाइम की क्रिया करवाने के लिए एंजाइम के अपन को बहुत अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती, केवल एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही उस अभिक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है। तो इनकी आवश्यकता अपन को सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। अगला है अभिक्रिया की दर। तो जो एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया की दर को 10 गुना बढ़ा देते हैं। ये इतनी अभिक्रिया को कितना गुना बढ़ा देंगे, अभिक्रिया की दर को 10 गुना कर देंगे। तो ये एंजाइम के गुण थे। अगला टॉपिक है अपना एंजाइम की क्रियाविधि, कि एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो देखिए एंजाइम की क्रियाविधि हमने एंजाइम के गुण में पहले ही पढ़ लिया है कि एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का एंजाइम विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट पर ही कार्य करता है। तो एंजाइम होते हैं इनके जो
इनके ऊपर कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं जिस कारण से ये विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट से ही जुड़ पाते हैं। इसके अलावा देखिए एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया के पथ को बदल देते हैं और अभिक्रिया के पथ को बदलने के कारण से ही सक्रियण ऊर्जा क्या है जल्दी से प्राप्त हो जाती है और अभिक्रिया की जो अभिक्रिया है वो जल्दी ही संपन्न हो जाती है। तो एंजाइम क्या कार्य करते हैं, अभिक्रिया के पथ को बदलकर सक्रियण ऊर्जा को जल्दी प्राप्त करा देते हैं, जिससे कि अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो क्या करते हैं, अभिक्रिया के पथ को बदल देते हैं। अब जो एंजाइम अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। इससे पहला पद है कि एंजाइम होता है वो सर्वप्रथम किसके साथ में क्रिया करेगा, सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया करेगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिलकर के बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बन गया है। जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बना है वो आगे बदल जाता है एंजाइम इंटरमीडिएट में, एंजाइम मध्यवर्ती में। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है ये आगे बदल जाएगा एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में, जिसे अपन ने I4 इंटरमीडिएट है यहाँ पे, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। और ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है ये आगे बदल जाता है अगले स्टेप में एंजाइम उत्पाद संकुल में। P मतलब प्रोडक्ट, तो ये है एंजाइम उत्पाद संकुल। और अंत में जाकर के ये एंजाइम उत्पाद संकुल है ये वापस उस एंजाइम को तो वैसे का वैसा ही दे देता है, साथ में मिल जाता है अपन को एक प्रोडक्ट या उत्पाद। तो इस तरह से जो एंजाइम अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो इन 4 पदों में संपन्न होती है। हमें एंजाइम जैसे कार्य दिया गया था, जैसे अभिक्रिया पर कार्य कर रहा था वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए हम कुछ एंजाइम और उनके क्रियाधारों के उदाहरण देखते हैं। तो हमें इसको एक सारणी के रूप में पढ़ेंगे। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं एंजाइम का नाम, एंजाइम उद्गम स्रोत कि वो हमारे शरीर में कहाँ से निकल रहा है, फिर उसका क्रियाधार मतलब किस पे क्रिया करेगा और वो उसको किस रूप में किस उत्पाद में बदल देगा। तो सबसे पहले जो एंजाइम है वो है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम और इसका उद्गम स्थल लार है, हमारी मुंह के अंदर जो लार बनती है वो। और इसका जो क्रियाधार है वो है पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट। और ये पॉलीसेकेराइड को बदल देता है किसमें, माल्टोज में। तो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड को किस में बदल देगा, माल्टोज में। अगला जो अपना एंजाइम है वो है माल्टेज। और ये माल्टेज एंजाइम मिलता है आंत के रस में, आंत्र रस में। और ये किस पे क्रिया करेगा, माल्टोज पे। और माल्टोज को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में बदल देगा। अगला है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थल है उदर और जठर रस। और ये क्रियाधार है इसका प्रोटीन, प्रोटीन पे कार्य करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड में। ये प्रोटीन को डायरेक्ट अमीनो एसिड में न तोड़ के किस में तोड़ेगा, पहले पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। अगला एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन होता है वो मिलता है अग्नाशयी रस में। और ये ट्रिप्सिन या तो प्रोटीन या फिर प्रोटीन नहीं है तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देता है पेप्टाइड में।
तो ये पॉलीपेप्टाइड को किस में तोड़ता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है। अगला एंजाइम है लाइपेज। अब देखिए इसका नाम लाइपेज है, मतलब लिपिड से संबंधित है। तो ये इसका उद्गम स्थल देख लीजिए पहले। इसका उद्गम स्थल है उदर और जठर रस, और ये कार्य करता है वसा पर, वसा या लिपिड पर। और वसा या लिपिड को ये तोड़ देता है किसमें, ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में ये तोड़ देता है। अगला एंजाइम का उदाहरण है न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस एंजाइम है ये दो प्रकार का हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एंजाइम और राइबोज न्यूक्लियस एंजाइम। ये मिलता है आंत और अग्नाशय रस में। और ये अभिक्रिया करेगा, अगर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस है तो डीएनए पर अभिक्रिया करेगा, इसका क्रियाधार होगा डीएनए। और राइबोज न्यूक्लियस है तो इसका क्रियाधार क्या होगा, आरएनए। और ये इनको तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में इनको तोड़ देता है। तो ये तो थे कुछ एंजाइम और उनके उद्गम स्रोत, क्रियाधार के उदाहरण।